आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे गैस लेजर्स, राइट। एक्टिव मीडियम के बेसिस पे हम लोग बात कर रहे थे कि तीन तरह के लेजर्स होते हैं, सॉलिड स्टेट लेजर, गैस लेजर्स और लिक्विड लेजर्स, राइट। तो बेसिकली जो लेजर्स में हम सब्सटेंस एक्टिव मीडियम यूज कर रहे हैं, मेन जो एक्टिव है, जो लेजर एक्शन परफॉर्म कर रहा है, उसके बेसिस पे हम सॉलिड, लिक्विड, गैस यूज कर रहे हैं, राइट। सिंपल सी बात है। तो हमने सॉलिड स्टेट में डिस्कस कर लिए हैं दो लेजर, रूबी लेजर और एनडीआर लेजर, राइट। तो उसके एक बार जस्ट मैं रिकॉल करूं, बॉदर करूं कि गैसियस लेजर यहाँ हम लोग क्यों पढ़ने जा रहे हैं। ऐसे हम लोगों ने रूबी लेजर पढ़े थे, तो वो थ्री लेवल लेजर सिस्टम है, राइट, जो कि 1960 में डिस्कवर किए थे पीएस नामन साहब ने, राइट। और उसमें हमने देखा कि वो कंटिन्यूअस लेजर नहीं है, तो कंटिन्यूअस लेजर नहीं है, तो उसके फिर हमें डिसकंटिन्यूअस है, मतलब फर्स्ट फॉर्म में है। तो अगर हमें कंटिन्यूअस लेजर चाहिए तो फिर दूसरा तो हमें उसको वर्कआउट करना पड़ेगा। तो विद इन 1 ईयर 1961 में, इसको अभी आगे हम जाके फॉलो करेंगे, डिटेल पढ़ेंगे लेजर का। तो 1961 में ये इसकी डिस्कवरी हुई गैसियस लेजर्स का, राइट। तो थोड़ा सा मैं एक बार इसके गो थ्रू होता हूँ, यहाँ पर जो मैटर लिखा है, right? So when the active medium is in laser is in the gaseous form, the laser is called gas laser. यही बात हमने अभी डिस्कस की। So gas lasers are further categorized as, अब gas laser को हम तीन तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, राइट। एक तो एटॉमिक लेजर्स, एटॉमिक यानी कि उसमें गैस फॉर्म में केवल एटम्स है ना, तो उसको हम एक एग्जांपल कह सकते हैं, हीलियम नियॉन लेजर इज द एटॉमिक लेजर, राइट। ये भी आप ध्यान रखें। Second thing is ionic lasers. Ionic lasers यानी कि argon ion laser, krypton ion laser, etc. Right? And third one is molecular lasers. Molecular में CO2 lasers या Zeeman lasers आते हैं, right? तो इसमें हमें हीलियम नियॉन लेजर और CO2 लेजर हमारे सिलेबस में है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे, right? तो इसको जस्ट आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। मेन मैं जस्ट बॉदर करूँ कि हमें एटॉमिक लेजर डिस्कस करना है, तो एटॉमिक लेजर से एग्जांपल जो है दैट इज हीलियम लेजर, राइट। तो उसको एक बार बॉदर कर लेते हैं, यहाँ पर जो मैटर लिखा है, राइट। और फिर हम फाइनली हीलियम लेजर को बॉदर करेंगे डिटेल में, राइट। थोड़ा सा मैटर ज़्यादा है इसमें, बट जस्ट एक बार हम उसको स्टडी कर लेंगे, और उसमें जो मैटर हमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम नोट्स बना करके और फिर एग्जामिनेशन उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। तो एटॉमिक लेजर्स को बात करते हैं, राइट। इन एटॉमिक लेजर्स नोबल गैसेस सच एज हीलियम, नियॉन, आर्गन, krypton that are used as an active medium, right। नोबल गैसेस आपने प्लस में पढ़ा रखी केमिस्ट्री में, नोबल गैसेस, right, ये है हीलियम, नियॉन, आर्गन, krypton, right। so that is used in a atomic lasers as an active medium, right। active medium का मतलब क्या हुआ कि ये तो कंपोनेंट है, एक तरह से बेसिक कंपोनेंट ऑफ लेजर है। अगर एक्टिव मीडियम नहीं होगा तो हम लेजर एक्शन गेन ही नहीं कर सकते हैं, right। so in order to increase the excitation efficiency of the laser system, the active gas is mixed with other gases, राइट। उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए और भी उसके साथ हम गैसेस को उसमें मिक्स कर देते हैं, यानी मिक्सर कर देते हैं, राइट। द नोबल गैस हैव इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन अ लेजर ट्रांजिशन प्रोसेस, बट इट इज डिफिकल्ट टू फॉर्म दीस गैसेस डायरेक्टली टू एक्साइटेड स्टेट्स, राइट। देखो हमने यहाँ कहा कि इसमें से कोई सा भी हम गैसेस यूज कर सकते हैं एज ए एक्टिव मीडियम, right। So the noble gases have electronic states which are involved in a laser transition, but it is difficult to form these gases directly to excited states। और उन atomic system को हम directly excited state में transition नहीं करा सकते, right। तो उसकी हम उसको excited state में जो एक्टिव मीडियम है, जो नोबल गैसेज हैं, एक्साइटेड स्टेट में हम कैसे ले जा सकते हैं, with the transfer of energy can take place through inelastic collision with the electrons, right। अब उसमें हम जब एनर्जी देंगे तो आयनाइज होगा, यानी कि वो कोलाइड करेंगे एक दूसरे से और एनर्जी को एक दूसरे में ट्रांसफर कर देंगे। तो
ट्रांसफर होगा तो इसका मतलब कि एनर्जी किसी को गेन होगा तो अब उस स्टेट में तो रहेगा नहीं, वो हाइब्रिड स्टेट में चला जाएगा, राइट। तो ये चीजें हमें ध्यान रखना है। अब इसमें मैं बात करूँ हीलियम नियॉन लेजर के बारे में डिटेल में। तो ऐसे ब्रीफ हिस्ट्री हम इसको कब से मॉडल करते आ रहे हैं। मेन तो इसके कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल सारा कुछ मॉडल करना है, लेकिन प्रिंसिपल से यहाँ पर क्या है कि हर एक लेजर का जो प्रिंसिपल है वो सेम ही है कि वो एस्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। कोई भी लेजर होगा उस लेजर के इनसाइड में अगर एस्टिमुलेटेड इमिशन नहीं होगा, पॉपुलेशन इन्वर्जन नहीं होगा, तो लेजर यानी कि एम्प्लीफिकेशन, लाइट एम्प्लीफिकेशन नहीं हो पाएगा। सिंपल सी बात ये आपको रिप्रेजेंट करना है, राइट। सो हीलियम नियॉन लेजर बेसिकली इट इज अ एटॉमिक लेजर, राइट, वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ एटॉमिक लेजर, राइट। तो हीलियम और नियॉन क्या होता है, नोबल गैसेस होता है। तो हीलियम नियॉन लेजर वाज द फर्स्ट गैस लेजर टू बी ऑपरेटेड सक्सेसफुली एंड वाज फैब्रिकेटेड बाय अलीम जाम and their co-workers in Bell Telephone Laboratory in USA in 1961. ये हमने पढ़ा करते कि टीएच मैनन साहब ने 3 लेजर सिस्टम पंप को नहीं कह सकते हैं, फर्स्ट लेजर को डिस्कवर किए थे 1960 में, राइट। जस्ट एक साल बाद हमें हीलियम नियॉन लेजर यानी गैसियस लेजर अलीजाम ने और उनके को-वर्कर्स ने बेल लेबोरेटरी में डिस्कवर। तो इस हीलियम नियॉन लेजर का कैरेक्टरिस्टिक्स, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो यहाँ पर पॉइंट वाइज हम इसको डिस्कस कर लेते हैं सो दैट कि कुछ ना कुछ पॉइंट्स तो हमें ध्यान में रहेगा ही, राइट। जिस तरह से इवन हम लोगों ने प्रीवियस एनडीआर लेजर्स में डिस्कस किए थे इस तरह, राइट। तो यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट, इट इज अ 4 लेवल लेजर, सो पॉपुलेशन इन्वर्जन कैन बी अचीव्ड इजीली। प्रीवियस में डिस्कस किए थे कि 3 में थोड़ा सा एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड होती है उसको पंप करने के लिए, राइट, पॉपुलेशन इन्वर्जन के लिए, बट 4 लेवल लेजर सिस्टम में हमें पॉपुलेशन इन्वर्जन को अचीव करने में आसान, राइट। तो ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है 4 लेवल सिस्टम का, राइट। सो हीलियम नियॉन लेजर इज रिलायबल इन ऑपरेशन एंड इजी टू कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्शन में बहुत आसानी है इसका, हम जस्ट देख सकते हैं डायग्राम है उससे हमें पता चल जाना है, right। And next thing is the power output of helium nion laser lies in the range of 1 to 50 milliwatt with input electric power of 5 to 10 watt, right। ये इसका range है, right। Helium nion laser is capable of supplying continuous laser beam and has long operating life, right, operating lifetime of the order of 50,000 hours, राइट। तो देखिए इंपॉर्टेंट बिट है यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये तो कंटीन्यूअस में मालूम है, राइट, 4 लेजर सिस्टम है, राइट, और कंस्ट्रक्शन इसका बहुत इजी है, इसका पावर रेंज है वो 1 to 50 मिलीवाट है और इसका ऑपरेटिंग लाइफ टाइम है वो बहुत ही ज्यादा है, अराउंड 50,000 आवर्स, राइट। सो इट डज नॉट नीड कूलिंग अरेंजमेंट, राइट। तो इसका जो हम पंपिंग सिस्टम जो इसमें यूज करते हैं वो एनर्जी प्रॉपर कोलिजन में यूज होता है, क्योंकि उसमें पहले वाले में क्या होता है कि वो एनर्जी एब्जॉर्ब होता था और कुछ उसमें लैटिस में ट्रांसमिशन हो जाता है, इसलिए हीट जनरेट होता था। यहाँ पर कोलिजन में सारे के सारे एनर्जी उस एटम को ट्रांसमिट हो जा रही है, राइट, यानी कि वो एक्साइटेड स्टेट में सिस्टम चला जा रहा है। तो सिस्टम में कोई हीट की हम बात यहाँ पर नहीं कह सकते हैं, दैट्स व्हाई इट डज नॉट रिक्वायर कूलिंग अरेंजमेंट, राइट। अगर यहाँ पर हीट जनरेट होता है तो हमें मालूम है कि इसको हम कूलेंट से यानी कि कोल्ड एयर से या फिर हम कोल्ड वाटर से उसको इनलेट से एंटर करा के और उस सिस्टम से हम आउटलेट से बाहर निकाल लेते हैं, तो वो फिर सिस्टम नॉर्मल टेम्परेचर पे फिक्स रहता है, राइट। सो नेक्स्ट थिंग इज दैट इज 6th पॉइंट, द लाइट from helium neon laser is more directional, right। अब देखो ये तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये यूनिडायरेक्शनल होता है, मोनोक्रोमेटिक होता है, हाईली इंटेंस होता है, ये सारे हम तो फॉलो करते रहते हैं। तो किसी भी हम लेजर की बात करें तो कंपैरिजन में तो हम कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा ज्यादा है, ये थोड़ा सा कम, लेकिन है जरूर,
तभी उसको हम सिंपल लाइट से उसको डिफरेंट कह रहे हैं और उसके एप्लीकेशन ज्यादा है, राइट। सो लाइट फ्रॉम हीलियम नियॉन लेजर इज मोर डायरेक्शनल, यानी कि पार्टिकुलर डायरेक्शन में जो उसका क्या कहते हैं डायमीटर होगा वो बहुत ही कम होगा, मतलब स्प्रेडिंग होगी वो बहुत ही कम होगी। तो उससे हम क्या पॉइंट आउट कर सकते हैं, नॉट मोनोक्रोमैटिक, यानी जितना स्प्रेडिंग कम उतना ही ज्यादा वो मोनोक्रोमैटिक है, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी जो स्प्रेडिंग है वो कम है, राइट। तो वो मोनोक्रोमैटिक ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दैट फ्रॉम सॉलिड स्टेट लेजर्स, राइट। तो सॉलिड स्टेट लेजर्स में प्रोडेनिंग ज्यादा है एज कंपेयर टू gaseous layers. So the drawbacks in solid state layers are due to the various imperfections present in solids and also due to the heating caused by the flash lamp. राइट। तो ये भी हमें पता चल गया कि जो यहाँ पर ड्रॉबैक्स की हम बात करें कि अगर वो डायरेक्शनल ज्यादा नहीं है हीलियम नियॉन लेजर से या फिर गैसियस लेजर से या फिर ज्यादा मोनोक्रोमैटिक नहीं है, तो उसके पीछे ड्रॉबैक क्या है, यानी कि हमें मालूम है कि क्रिस्टल्स में या सॉलिड्स में इम्परफेक्शंस होते हैं, डिफेक्ट्स होते हैं। आपने सॉलिड स्टेट फिजिक्स में डिफेक्ट्स को आपने पढ़ रहे हैं, राइट। कई तरह के डिफेक्ट्स होते हैं, तो वो एक रीजन हो सकता है। और दूसरा रीजन क्या हो सकता है, दूसरा रीजन यहाँ पर हो सकता है हीटिंग, राइट। जो फ्लैश लैंप जो उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है वो कंप्लीटली उसमें एब्जॉर्ब नहीं होता है, कुछ लाइट को ट्रांसमिट होती है, राइट। इसकी वजह से उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स में है कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स जनरेट होती है। नेक्स्ट थिंग इज ड्यू टू हाई कोहेरेंस एंड हाई मोनोक्रोमैटिसिटी, राइट। हीलियम नियॉन लेजर इज यूज्ड फॉर अलाइनमेंट, interferometry, data processing and holography, right। नो डाउट हमने कहा था कि उसमें होलोग्राफी में, इंटरफेरोमेट्री में, डेटा प्रोसेसिंग में, मटेरियल प्रोसेसिंग में हमने एनडीआर को भी यूज करते हैं। तो उससे बेटर है कि हम इसको भी यूज कर सकते हैं क्योंकि जो इसकी कोहेरेंस है वो ज्यादा है, मोनोक्रोमैटिसिटी है इसका ज्यादा है ना। एक होता है ना कि हम कोई काम सस्ते में कर लिए, कोई काम बहुत ही क्वालिटी वाले की बात करते हैं तो वो थोड़ा सा उसका कॉस्ट इफेक्ट हो जाता है, उसमें कॉस्ट बढ़ जाता है। कॉस्ट बढ़ के हो गया क्योंकि उसमें हम एडवांस टेक्निक को या फिर अच्छे टेक्निक को हमने उसमें यूज किया, राइट। ये फर्क पड़ता है। नेक्स्ट थिंग इज द हीलियम नियॉन लेजर इम्प्लॉय इलेक्ट्रिकल पंपिंग, राइट। जो ऊपर आपने एक पैराग्राफ जो मैंने आपको बोला कि इसको आप रीड आउट कर लीजिएगा, उसमें ये बहुत क्लियर है कि इसमें हम ऑप्टिकल पंपिंग नहीं यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल पंपिंग यूज करते हैं, राइट। ये ध्यान रखना है। सो ऑप्टिकल पंपिंग दैट इज यूज्ड इन सॉलिड स्टेट लेजर will be very inefficient for gas lasers because gas atoms are characterized by sharp energy levels and thus most of the pump energy go waste, राइट। अब इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि हमने कहा कि जो यहाँ पर गैसियस लेजर्स की बात कर रहे हैं उनकी जो जैसे हीलियम या नियॉन की है तो उनकी जो एनर्जी लेवल्स है वो बहुत ही शार्प है। अगर हमने यहाँ पर ऑप्टिकल पंपिंग यूज कर लिया तो ऑप्टिकल पंपिंग क्या करेगा कि उसको प्रॉपर वे में एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, राइट। तो कुछ ना कुछ उसमें एनर्जी वेस्ट चली जाएगी, इसलिए क्योंकि उसकी एनर्जी लेवल शार्प है तो उसके लिए फिर हमें प्रॉपर वे में उसको पंपिंग सिस्टम यूज करना पड़ेगा सो दैट कि हमें पॉपुलेशन इन्वर्जन का कंडीशन अचीव हो पाए, राइट। अगर पॉपुलेशन इन्वर्जन का कंडीशन नहीं सेटिस्फाई होता है क्योंकि पॉपुलेशन इन्वर्जन हमें पंपिंग पे बेस्ड होता है, अगर पंपिंग सही नहीं होगा तो पॉपुलेशन इन्वर्जन सही नहीं होगा, पॉपुलेशन इन्वर्जन सही नहीं हुआ, गेन नहीं हुआ, अचीव नहीं हुआ तो लेजर एकदम स्टार्ट हो ही नहीं सकता है, राइट। तो यहाँ भी आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि सेम चीजें कॉन्सेप्ट हम वही फॉलो करने जा रहे हैं और कर ही रहे हैं। अब तो कुछ यहाँ पर कंस्ट्रक्शंस की बात कर लेते हैं इसमें, इसको आई होप कि स्क्रीन में थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ। ये थोड़ा सा स्लो चलता है, क्या ड्रॉबैक्स
मे बी हैवी फाइल हो, इस वजह से कभी बहुत ही स्मूथ चलता है। देखिए अब कंस्ट्रक्शन हम हीलियम नियॉन लेजर का डिस्कस करते हैं। बहुत ही सिंपल है इसका कंस्ट्रक्शन, जैसे कि हमने अभी बहुत की है। तो कंस्ट्रक्शन में मेन कंपोनेंट्स तीन तो होते ही होते हैं। एक्टिव मीडियम की हम बात करेंगे, रेजोनेंट कैविटी की बात करेंगे और पंपिंग सिस्टम की बात करेंगे, राइट। और ये तीन ही मिलाकर के लेजर सिस्टम को डिजाइन होता है, राइट। तो द हीलियम नियॉन लेजर दैट कंसिस्ट लॉन्ग and narrow discharge length 25 centimeter to 100 centimeter। ये पूरा ये डिस्चार्ज ट्यूब है, राइट। इसमें आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उसका जो डायमेंशन लेंथ जो हो सकता है दैट विल बी 25 centimeter to 100 centimeter and the diameter will be 1.5 centimeter to 5 centimeter, right। And that will be filled with helium and neon gases in the ratio 10:1, राइट। यानी कि उसके जस्ट एटॉमिक नंबर्स के हम कंपेयर करके उसके मासेस से कंपेयर करके और उसके रेशियो में उसमें डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे उस चीज में। तो 10 पार्ट्स ऑफ हीलियम टू 1 पार्ट ऑफ नियॉन, राइट। ये इसका रेशियो होगा, क्योंकि उसमें हमने देखे कि जो डोपिंग होता है जस्ट ये हमने मिक्स इसलिए किए सो दैट की एनर्जी कन्वर्जन जो मतलब एक्साइटेशन है वो इजीली हो जाएगा, अदरवाइज यहाँ पर कोई जरूरत नहीं होती मिक्स करने, राइट। तो जो डोपिंग भी है वो डोपिंग यानी कि बहुत ही मिक्सिंग जो हम कर रहे हैं वो बहुत ही उसकी परसेंटेज कम होती है। सो नियॉन एटम्स आर द एक्टिव सेंटर्स and centers and the active medium है यहाँ पर neon and have the energy levels suitable for laser transitions. Helium atoms help for efficient excitation of neon atoms. देखिए जो हमें neon का 10 atomic number होता है, right? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने एक्टिव मीडियम यहाँ पर neon बोला, right? जस्ट यहाँ पर हीलियम इसलिए यूज कर रखे हैं सो दैट भी उसकी एक्साइटेशन में यानी कि नियॉन ग्राउंड स्टेट से जब उसको हम एनर्जी प्रोवाइड करें तो नियॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाए, राइट। और एक्साइटेड स्टेट से जब ट्रांजिशन करें मेटास्टेबल स्टेट में तो वो जो भी प्रोसेस है फिर मेटास्टेबल स्टेट से जब नेक्स्ट स्टेट में जाए तो उसमें ट्रांजिशन हो तो उसमें हमें प्रॉपर वे में एनर्जी मिले, राइट। So electrodes are provided in the tube to provide a discharge in the gas. Energy उसको provide करने के लिए discharge हम electrical pumping use करते हैं, right? So electrodes are connected to a high voltage power supply, right? उस electrode को हम high voltage power supply से connect कर देते हैं so that the gases को discharge करेगा। तो discharge होगा that means कि उसमें जो ionized जो atom है उसके पास भी energy आ गई, right? So that the gas mixture is enclosed between a set of mirrors M1 and M2, forming a resonant cavity. अब इसमें मिरर तो होगा ही, एक पार्शियल होता है और एक ये पार्शियल है रिफ्लेक्टर है और एक कंप्लीट रिफ्लेक्टर है, यानी कि 100% रिफ्लेक्टर है। ये ट्रांसमिशन हो सकता है यहाँ से, राइट। ये पार्शियल यहाँ से ट्रांसमिशन हो सकता है, ये कंप्लीट रिफ्लेक्टर नहीं है। तो इसमें दो मिरर यूज कर लेते हैं। तो ये सारा कुछ जो सेटअप है कि यहाँ पर पावर सप्लाई और ये मिरर्स वगैरह सारा कुछ लेजर सिस्टम का पार्ट हो गया। तो इसको हमें रेजोनेंट कैविटी बोलते हैं, इसमें ये सारा कुछ। सो वन ऑफ द मिरर्स M1 is completely reflecting and other M2 is partially reflecting so that the laser beam may come out, right? A stationary glow discharge is excited in the gas by applying a few kilovolt DC or a radio frequency generator, right? RF जनरेटर से उसको हम जस्ट कुछ किलोवोल्ट डीसी सप्लाई प्रोवाइड करते हैं सो दैट उसमें डिस्चार्ज स्टार्ट हो, राइट। अब इसमें क्या बेसिक फिजिकल फिनोमेना होगा उसको बॉर्डर करते हैं और एनर्जी लेवल को डिस्कस करेंगे। एनर्जी लेवल ऐसे इसको देखने पर हमें कॉम्प्लिकेट लगेगा बट उसको बहुत ही स्टेप वाइज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो नो डाउट लेंथी दिखेगा बट आप अगर पेशेंस रखेंगे तभी आपको समझ में आना है, अदरवाइज नहीं समझ में आना है।
तो फिजिक्स तो ऐसे भी कईयों को नहीं समझ में आती है, उसमें भी अगर आपने उससे कुछ बहुत चालाकी करने की कोशिश की तो और भी नहीं समझ में आया, तो ऑलरेडी चला पड़ता है, राइट। सो वर्किंग में यहाँ पर हम डिस्कस करें the simplified energy level diagram of helium and neon atom, that is right. इसको मैं एक बार प्रेजेंट करी दूं आपको एनर्जी लेवल डायग्राम को। ये यहाँ पर एनर्जी लेवल डायग्राम है, राइट। इसको मैं सेम करूँ और फिर इसको चेक करता हूँ, तो दैट फिर आपको सही से रिप्रेजेंट हो पाए, राइट। तो जस्ट ये देखने में इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, जस्ट 4 लेवल लेवल सिस्टम है और डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के लोकेशंस को रिप्रेजेंट कर दिया गया है कि 1s 2s 3s, ऐसे और कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट पार्टिकुलर एक जहाँ पर पॉपुलेशन इन्वर्जन का फिनोमेना होगा वहीं पर हमें लेजर एक्शन मिलेगा। ऐसा नहीं कि हर जगह हम उसको लेजर उसमें अचीव कर लेंगे, राइट। तो इसको हम अभी डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। So in helium neon laser, the neutral neon atoms from the active laser material, while the helium act as a buffer gas and is used to selectively populate the levels of neon, right? Population neon के population level को increase करने के लिए इसको use किया। The helium atoms are found to much more readily excited by electron impacts neon atoms, यानी कि हीलियम एटम्स को अगर कोई इलेक्ट्रॉन उस पे इंपैक्ट करता है यानी कि कोलाइड करता है तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन हीलियम एटम पे इंपैक्ट करता है तो इजीली वो एक्साइट हो सकता है, बट नियॉन एटम्स पे इजीली नहीं हो सकता है, राइट। सो following important steps are that is involved for population inversion and laser action in helium neon laser। सबसे पहले आयनाइजेशन ऑफ गैस, तो उसमें हमने नोबल गैस फिल कर रखे हैं ट्यूब में, राइट, और V10:1 रेशियो में, और उसको अब हम सबसे पहले अगर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं सम अराउंड किलो वोल्ट, राइट, तो क्या होगा उस एनर्जी से जो उसमें गैस फील्ड है वो एनालाइज, तो उसके बारे में स्टेप बाय यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सो इमेजिनेशन करना है जो कंस्ट्रक्शन में आपने दे रखते हैं इस तरह का डायग्राम। सो व्हेन अ हाई वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द इलेक्ट्रोड, a stationary glow discharge is excited which consists of electrons and ions of helium gas atoms, right? The electrons are accelerated towards the node while ions are accelerated towards cathode. As the mass of electrons is less, they require a higher velocity. सिंपल सी यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल बातें लिखी गई है। इलेक्ट्रॉन का मास लेस है एज कंपेयर टू हीलियम एटम, राइट। तो उसके बाद जो एनर्जी है तो फिर डिस्चार्ज हुआ तो उसमें जो आयंस है तो वो आयंस एक दूसरे के डायरेक्शन में मूव करने हैं, तो जिसकी ज्यादा वेलोसिटी होगी वो आगे मूव करेगा, राइट। तो किस तरह से इसमें एनर्जी ट्रांसफर होगी उसको हम फॉलो करते हैं। सेकेंड स्टेप, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। Electrons with higher velocity meets with helium atoms during their motion and transfer their energy to the then to inelastic collision। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के पास तो वेलोसिटी हाई, राइट। इलेक्ट्रॉन्स कैसे हुआ, डिस्चार्ज की वजह से, राइट। उसमें हमने जब हाई वोल्टेज अप्लाई किए तो वहां पर आयनाइज हो गए, तो उसमें एटम्स है वो आयनाइज हो गए, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स, और उसमें मतलब इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो गए और पॉजिटिव जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट कर दिया उसमें से बाहर आ गया, फ्री हो गया गैसीय सिस्टम में, और जो एटम्स ने यूज किए इलेक्ट्रॉन्स उससे पॉजिटिव हो, राइट। तो ये दूसरे डायरेक्शन में वो मूव करने लगेंगे जिधर भी अट्रैक्शन, राइट। तो उसको मैं डिटेल में यहाँ पर मैं बताता हूँ। तो इलेक्ट्रॉन्स किससे कोलाइड किया, हीलियम एटम से, और कैसा कोलिजन हुआ, इनइलास्टिक कोलिजन। So helium atoms are excited first and not that of neon atoms because the helium atoms are lighter and are much more readily available for excitation। इसको शुरू में ही हमने बात की है कि जब इलेक्ट्रॉन उससे लाइटर है,
इवन हीलियम भी एटम जो है वो लाइटर है, तो उसमें जो एक्साइटेशन हो रही है एनर्जी एब्जॉर्प्शन की जो एफिशिएंसी है वो हीलियम एटम में ज्यादा है। तो सबसे पहले नियॉन नहीं उसमें एक्साइट होगा, राइट, हीलियम एटम वहां पर एक्साइट होगा। So the excitation process may be represented as यहाँ पर helium He plus electrons उसको excite करके ये इस तरह से represent कर दिया helium star, with the plus sign represents collision only, right, यानी कि कोलाइड किया इलेक्ट्रॉन्स और उसको फिर उसके पास एनर्जी हो गया तो वो एक्साइटेड स्टेट में helium atom चला जाता है, right. So as a result of this excitation, helium atoms are excited to T2 dash 2,3s. This is the spectroscopic notation of particular state, right? Excited. And E3 dash to 1s energy levels. यानी कि इस एनर्जी लेवल्स में हीलियम एटम ट्रांजिशन कर जाएगा। तो इसको हम डिटेल में यहाँ पर नहीं बॉदर कर सकते हैं, क्वांटम में डिटेल में इसको ऐसे पढ़ रखे हैं कि किस तरह से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशंस में हीलियम के एनर्जी लेवल्स को रिप्रेजेंट किया गया है, राइट। तो इन एनर्जी लेवल्स में वो ट्रांजिशन कर जाएगा helium atom, right. So these levels lie at a 19.81 electron volt and यहाँ पर मेरे को स्क्रीन पे थोड़ा सा अनडिफेक्ट है 20.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेस्पेक्टिवली एज ऑफ द ग्राउंड स्टेट, यानी कि ग्राउंड स्टेट से इन एनर्जी लेवल्स में वो हीलियम एटम एक्साइट होकर के चला गया, राइट। अब मेन जो नियॉन की बात करेंगे, यानी कि उस कैविटी के अंदर कैसे होगा कि यानी कि हमने तो शुरू में कह दिया कि नियॉन से हमें जो लेजर एक्शन मिलेगा, राइट, और हीलियम को जस्ट हम उसको एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के यहाँ पर यूज कर रहे हैं। सो रेजोनेंट एनर्जी ट्रांसफर इसको बात करते हैं। सो E2 dash 2,3s यानी कि एक्साइटेड स्टेट्स की बात हो रही है, एंड E3 dash 2,1s that is the excited energy levels of helium atoms have relatively long life, that is 10 to the power -8 seconds। यानी एक्साइटेड स्टेट से जितना भी उसका लाइफ टाइम है ये हमें मालूम है पहले से। These are called metastable levels of helium atoms, right? The excited helium atoms cannot return to the ground state E1 dash or 1 and 1s through the spontaneous emission. Their only lower lying states is a singlet ground states 1, 1s and no transition from 2s to 1s is optically allowed। यानी सिलेक्शन रूल की वजह से वो ट्रांजिशन इजीली वहां पर नहीं हो सकता है, राइट। सिंगलेट स्टेट्स में ट्रांजिशन नहीं हो सकता है, तो उसको हम सिंगलेट ट्रिपलेट की वैलिडेशन कर चुके हैं, राइट। तो इसको आप एक बार समझ रहे हैं, बट excited helium atoms can return to the normal state by means of a mechanism called resonant energy transfer, right? इसके थ्रू वो आ सकता है, right? In this process, excited helium atoms transfer their energy, यानी कि वो अपनी एनर्जी को, अब ऐसे तो डायरेक्ट ट्रांजिशन कर नहीं सकता है क्योंकि सिलेक्शन रूल को फॉलो करना पड़ेगा, बट रेजोनेंट एनर्जी ट्रांसफर के मेथड से वो आ सकता है, यानी कि वो कोलाइड करके नियॉन एटम से अपनी एनर्जी को ट्रांसमिट कर देगा, यानी कि उसको सेंड कर देगा और फिर वो ग्राउंड स्टेट में मूव कर सकता है। ट्रांसफर देयर एनर्जी पर एनर्जी टू नियॉन एटम्स थ्रू एटॉमिक कोलिजन्स, राइट। तो ऑलरेडी जो वहां पर उस पार्टिकुलर स्टेट में नियर बाई जो अवेलेबल है नियॉन एटम्स उससे कोलाइड करके उस अपने एनर्जी को रिलीज करते हैं। And this process of resonant energy transfer can be represented as, मतलब resonant energy transfer का क्या मतलब है कि excited state में ही helium atom ने अपनी एनर्जी को लूज कर दिया कोलिजन के दौरान नियॉन एटम को, राइट। तो हीलियम का यहाँ पर हीलियम He स्टार है, कोलिजन को रिप्रेजेंट कर रखे हैं यहाँ पे, इसके एक्साइटेड स्टेट में है, तो इसने किससे कोलाइड किया, नियॉन से, तो ये फ्री हो गया, इसके पास अब एनर्जी नहीं है, वो आ सकता है ग्राउंड स्टेट में, राइट। अब ये नियॉन एटम जो है वो एक्साइटेड स्टेट है, एंड दैट रिप्रेजेंट्स ए प्लस एंड रिप्रेजेंट्स कोलिजन ओनली, राइट। सो इट इज आल्सो कॉल्ड कोलिजन ऑफ सेकंड काइंड, राइट। तो अब इसमें जस्ट ये एनर्जी लेवल का ऑपरेशन है, पहले तो मैं इसको थोड़ा सा और
क्योंकि मेरे को साइमल्टेनियसली एनर्जी डायग्राम भी रिप्रेजेंट करना है और मैथ को भी आपको आंसर करना है। राइट, तो आप देख सकते हैं, हाँ एक बार मैं डायग्राम को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दूँ। एनर्जी लेवल्स ऑफ हीलियम एटम्स और एनर्जी लेवल्स ऑफ नियॉन एटम्स, तो सारे के इसमें ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट रिप्रेजेंटेड है, ग्राउंड स्टेट और स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन है, इसको E1 डैश से, और एक्साइटेड स्टेट को E2 डैश और E3 डैश से रिप्रेजेंटेड है, और ये फिर स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन है। और साथ ही साथ यहाँ पर उसकी एनर्जी लेवल्स को रिप्रेजेंट किया गया है। उसी तरह से नियॉन के भी जो पार्टिकुलर एनर्जी लेवल्स है, क्योंकि एक्टिव मीडियम है तो उसके सारे 4 एनर्जी लेवल्स यहाँ पर 5 एनर्जी लेवल्स को रिप्रेजेंट कर रखे हैं। राइट, E1, E2, E3, E4। राइट, तो ये जस्ट E4 डैश इसको हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर पार्टिकुलर जो ट्रांसमिशन हो रहा है, ये ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन हो रहा है, उसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे। राइट, तो रिलैक्सेशन बाय स्पॉन्टेनियसनेस, रिलैक्सेशन बाय कोलिजन विद वॉल्स, इस तरह से वो एनर्जी उसमें कन्वर्ट हो जाती है, बट मेन जो लेजर मिलता है वो पार्टिकुलर स्टेट में मिलता है, उसको जो यहाँ पर बेसिस। So the basic condition for resonant energy transfer is that the two collision atoms should have identical energy states, that is energy levels should nearly coincide with each other. यानी कि 3s E6 20.0666 electron volt and 2s E4 18.7 electron volt energy levels of neon atoms. यानी सिंपल है कि अगर वो नियर बाई होगा तभी उसमें वो कोलिजन हो सकता है, यानी कि रेजोनेंट एनर्जी ट्रांसफर का फिनोमेना हो सकता है, अदरवाइज नहीं। एंड नियरली कोइंसाइड विद 21s E3 डैश 20.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 23s E2 डैश 19.81 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेवल ऑफ हीलियम एटम्स। तो ये जस्ट डेटा यहाँ पर डायग्राम में भी रिप्रेजेंट है और यहाँ पर भी लिखा है। Hence, resonant transfer of energy that takes place from helium atoms to neon atoms. Right. So, in this process, neon atoms are excited and helium atoms drops back to the ground state. Right. क्योंकि हम सिलेक्शन रूल को फॉलो करेंगे ट्रांजिशन में, हमेशा फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से ट्रांजिशन हो सकती है या सिफारिश करके ट्रांजिशन हो सकती है, वहां पर फिजिकल रूल को फॉलो करना बहुत जरूरी है। राइट, तो उसके लिए जो प्रोसेस था उसको फॉलो करके और ये डी एक्साइट हो गया, यानी कि एनर्जी को अपने ट्रांसफर कर दिया और वो ग्राउंड स्टेट में वापस हीलियम एटम। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पर ब्रीफ कर दूं, जस्ट लेक्चर को मेरे को कंपाइल करना है, राइट, तो इसको आप एक बार जस्ट रीड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर एनर्जी लेवल डायग्राम में जस्ट यहाँ पर प्रिंट किया गया है पॉपुलेशन इन्वर्जन का कंडीशन अब यहाँ पर होगा। राइट, पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होगा कि कुछ पार्टिकुलर स्टेट्स में 3p एंड 2p के बीच में पॉपुलेशन इन्वर्जन होगा, यानी कि मेटास्टेबल स्टेट्स जिसमें लाइफ टाइम ज्यादा है उसमें नंबर ऑफ एटम्स यानी कि नियॉन एटम्स ज्यादा हो जाएंगे और दूसरे स्टेट में कम हो जाएंगे। राइट, तो ऑलरेडी कम है तो उसमें पॉपुलेशन इन्वर्जन हो जाएगा। पॉपुलेशन इन्वर्जन होगा तो वहां से एक जो हायर एनर्जी स्टेट यानी कि 3p है, वहां से कोई ना कोई एटम स्पॉन्टेनियसली डिके हो जाएगा, यानी कि ट्रांजिशन करेगा और फोटॉन इमिट करेगा। अगर वो फोटॉन फेज में है तो दूसरे को यानी कि स्टिमुलेट कर सकता है, और स्टिमुलेट करेगा तो 2 फोटॉन इमिट हो गए, फिर 2 फोटॉन दूसरे 2 एटम को स्टिमुलेट कर सकता है, ऐसे ये प्रोसेस चलता रहता है। राइट, तो उसमें जो पार्टिकुलर वेवलेंथ का जो पार्टिकुलर एनर्जी लेवल में वेवलेंथ का जो फोटॉन इमिट हुआ उसको वेवलेंथ यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। राइट, उसको एक बार आप रीड आउट कर सकते हैं। राइट, तो बेसिकली सेम बातें इसमें भी है। राइट, रिलैक्सेशन बाय स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड कोलिजन विद वॉल्स, यानी कि जो कंटेनर है उसके वॉल से कोलाइड करके वो एटम ऑफ एनर्जी को लूज कर सकता है। राइट, स्पॉन्टेनियस एमिशन बाकी मतलब ग्राउंड जब सेकंड स्टेट में आ गया, जब फोटॉन को यानी कि लेजर एक्शन जिस स्टेट में हो गया उसके बाद वाले जो स्टेट है यानी कि नियॉन एटम को ग्राउंड स्टेट में तो आना ही है, तो वो फिर स्पॉन्टेनियस एमिशन से वो रिलैक्स हो सकता है, यानी ग्राउंड स्टेट में आ सकता है। स्पॉन्टेनियस एमिशन में जो फोटॉन होता है वो रैंडम इमिट करते हैं। राइट, तो उस एनर्जी को हम ज्यादा कोई खास यूटिलाइज कर नहीं सकते हैं, वो जस्ट फ्लैशेस में कन्वर्ट हो जाता है।
तो ऐसा भी नहीं कि उसमें ज़्यादा हीट जनरेट होगा, राइट। सो यहाँ पर इमेजेस मैं आपको रिप्रेजेंट कर दूँ, ऐसे हमने बोरो कर रखे हैं डिटेल में, होलोग्राफी में, टेलीकॉम कम्युनिकेशन में, डेटा प्रोसेसिंग में, ये इसको इमेजेस हैं, राइट। तो इसको एक बार आप कंप्लीट कर लेंगे, राइट। अगर कोई कुछ क्वेरीज होगा तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट।